नमस्कार दोस्तों, सक्सेसफुल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग करेंगे जीके जीएस का सेट, जो हम लोग का है जीके जीएस सेट 19 का थ्योरी पार्ट। ठीक है, इसके बाद हम लोग थ्योरी करने के बाद हम लोग फिर क्या करेंगे कि इसका प्रैक्टिस सेट हम लोग लेके आएंगे। तो प्रैक्टिस सेट हमारा क्या रहेगा 19। अभी हम लोग का थ्योरी सेट है ये 19 है ना। तो 19 को हम लोग क्या करते हैं, आज हम लोग का हिस्ट्री में पार्ट हमारा है मुगल साम्राज्य, यानी मुगल साम्राज्य के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानकारी लेंगे। इसके अलावा आपका रहेगा ज्योग्राफी है ना, साइंस, पॉलिटी और करंट अफेयर। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं है ना। आज हम लोग का पहला पॉइंट क्या कहता है उसको देखते हैं। देखिए पहला पॉइंट हमारा क्या कहता है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन है। देखिए मुगल साम्राज्य का संस्थापक हमारे कौन है, बाबर। बाबर एवं उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे, यानी कि वो बाबर कौन थे, एक तुर्क थे। और देखिएगा कि मुसलमान को दो भागों में बांटा गया है, एक तो है हमारा शिया और दूसरा है हमारा सुन्नी। तो ये कौन सा मुस्लिम थे, सुन्नी मुसलमान थे। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पद पातशाही की स्थापना की, जिसके तहत शासक बादशाह कहा जाता है। अगला देखिए कि बाबर के बारे में हम लोग सकते हैं कि बाबर हमारा कब आए और उनका जन्म कब हुआ, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। कहता है कि बाबर जो है 1526 से लेके 1530 तक, बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1483। इसके पिता उमर शेख मिर्जा फरगना नामक छोटे राज्य के शासक थे। बाबर फरगना की गद्दी पर कब बैठा, 8 जून 1494 में बैठा। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। बाबर के 4 पुत्र थे, कौन कौन, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। अगला पॉइंट कहता है कि बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। यह सवाल बार बार पूछता है कि बाबर ने कितने बार आक्रमण किए। तो बाबर ने कितने बार आक्रमण किए, तो 5 बार, भारत पर 5 बार आक्रमण किया। और बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान, यानी कि भारत में सबसे पहला जब आए थे 1519, यानी 1519 को उनका प्रथम अभियान था। यूसुफजाई जाति के विरुद्ध था। इस अभियान में बाबर ने बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया। अगला पॉइंट कहता है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोप खाने का प्रयोग किया था। उस्ताद अली एवं मुस्तफा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया। अब आप देखिएगा कि यहाँ पर एक बात बोला जा रहा है, तुगलमा है ना। तुगलमा युद्ध नीति क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। देखिएगा कि तुगलगामा जो मध्यकालीन युग में एक रणनीति थी, जिसे बाबर ने उज्बेक योद्धाओं से सीखा था। यह एक ऐसी रणनीति थी जिसमें सेना को 3 भागों में बांटा जाता था। कितने भागों में बांटा जाता था, 3 भागों में। ठीक है, 3 भाग में बांटते थे। और ये 3 भाग कौन कौन सा भाग रहता था, पहला हमारा है मध्य भाग, यानी कि बीचों बीच है ना, मैंने बीच हो गया। फिर हमारा बाएं साइड है ना, और दूसरा दायां साइड। तो 3 भागों में क्या करते थे कि सेना को बांटते थे। और दाएं और बाएं भाग की सेनाएं दुश्मन सेना को घेरने के लिए तेजी से आगे बढ़ती थी। और जब हमला हो जाता था, तब दुश्मन सेना को घिर जाती थी, तो तीनों भागों से एक साथ हमला किया जाता था, जिससे दुश्मन को संभलने का मौका नहीं मिल पाता। और परिणाम क्या होता, यदि हमला सफल होता तो उसे जारी रखा जाता, अन्यथा सेना पीछे हट जाती। तो ये बाबर का प्रयोग था। ये हमारा कौन सा था, तुगलगामा है ना, तुगलमा युद्ध। और इसके अलावा तोप खाने का भी प्रयोग सबसे पहले बाबर ने ही किया था। तो यह एक इंपॉर्टेंट और जबरदस्त पॉइंट है। अगला यहाँ पर देखिएगा कि लिस्टिंग किया हुआ है बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध, यानी कि बाबर कब कब यहाँ पर आक्रमण किया है, इसके विषय में यहाँ लिखा। देखिएगा पहला पॉइंट में हमारा पहला युद्ध जो है हमारा पानीपत का प्रथम युद्ध है, जो कि 21 अप्रैल 1526 को किसके बीच में हुआ था, इब्राहिम लोदी और बाबर
बाबर के बीच में, जिसमें परिणाम क्या हुआ कि बाबर विजय हुए थे। दूसरा है खानवा का युद्ध, जो कि 17 मार्च 1527 में हुआ था, है ना, जिनके बीच में हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच में, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। अगला युद्ध हुआ था चंदेरी का युद्ध, जो कि हमारा 29 जून 1528 को हुआ था। किसके बीच में? मेदिनी राय और बाबर के बीच में, जिसमें बाबर विजय हुआ। मतलब 4 गो युद्ध हुआ, चारों में बाबर ही विजय हुए थे। चौथे नंबर पर कहता है घाघरा का युद्ध, जो कि 6 मई 1529 को हुआ। ये अफगानों एवं बाबर के बीच में हुआ और बाबर विजय प्राप्त किए थे। अगला पॉइंट कहता है कि इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया। याद रखिएगा, एक इब्राहिम लोदी के बारे में बताया जा रहा है कि इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जिसने युद्ध स्थल पर, जहां पर लड़ाई हो रहा है, जहां युद्ध हो रहा है, वहीं पर उनका क्या हुआ? मौत हुई। अब कहता है इसके साथ उसका मित्र ग्वालियर के राजा विक्रमजीत भी युद्ध स्थल में मारा गया था। अगला पॉइंट कहता है कि नोट में यहां पर कहता है हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया था। बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी। बाबर ने मुसलमानों को तमगा नामक कर से मुक्त कर दिया था। अब देखिएगा ये तमगा कर नामक कर क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल से समझ। देखिएगा ये तमगा या तगमा भी बोला जाता है। तो ये क्या होता है कि व्यापारियों के लिए एक कर, है ना, दिया जाता था। इससे क्या कर दिए कि मुक्त कर दिए। कौन? बाबर। खानवा युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया। युद्ध में विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण किए। अब राणा सांगा कौन थे? देखिए राणा सांगा, बाबर हमेशा क्या करते थे, यहाँ पर लूटपाट करके चले जाते थे। और क्या होता था कि जब अंतिम बार जब यहाँ बाबर का रहने का मन था, यानी युद्ध करके यहाँ अपना साम्राज्य को फैलाने का था, उस समय क्या किए, है ना, इनको लगा कौन? राणा सांगा को कि बाबर आता है और फिर चला जाता है, राणा सांगा के साथ हम रहेंगे तो क्या होगा कि लूटपाट करेगा और चला जाएगा और वहां का साम्राज्य हम अपने अंडर ले लेंगे। अब क्या हुआ कि जब बाबर का ऐसा नीति को वो समझने सके कि राणा सांगा समझ गए कि बाबर अब जो अभी आया है भारत में आक्रमण करने के लिए, अब आक्रमण करके क्या करेंगे कि वो अपना साम्राज्य को फैलाएंगे। तो राणा सांगा समझ गए। अब राणा सांगा क्या बोले कि हम आपका मदद करेंगे, और मदद करने के लिए फिर वो गए ही नहीं। तब जब ये युद्ध हुआ, युद्ध होने के बाद राणा सांगा को सबसे पहले टारगेट किया गया और उसी के बीच में खानवा का युद्ध हुआ। किसके बीच में? राणा सांगा और बाबर के बीच में। अब देखिए जब बाबर को इसमें क्या किया, खिलाफ लड़ा गया तो हमको जिहाद का नारा दिए और युद्ध में विजय हुए तो वो क्या चीज का उपाधि धारण किए? गाजी का। अब एग्जाम में पूछा जा सकता है कि खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो गाजी का उपाधि धारण की थी। अब अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है, 30 जनवरी 1528 को जहर दे देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई। अब देखिए मृत्यु उस समय नहीं हुई थी, लेकिन क्या हुआ कि 30 जनवरी 1528 को जहर दे देने के कारण राणा सांगा की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। देखिएगा अगला पॉइंट कहता है कि बाबर ने मुसलमानों को तमगा नामक कर से मुक्त कर दिया था और खानवा के युद्ध बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ लड़ा था। यहाँ तक तो हम लोग कर ही लेते हैं। अगला पॉइंट कहता है बाबर ने बंगाल के शासक, है ना, नुसरत शाह के साथ 6 मई 1529 को एक दूसरे के संप्रभुता का सम्मान करने का वादा करते हुए एक संधि की, जिसके अनुसार नुसरत शाह ने अफगान विद्रोहियों को शरण न देने का वचन दिया। अगले पॉइंट पर हम लोग देखेंगे तो अगला पॉइंट क्या कहता है कि करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 में आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। अब देखिए 48 साल के उम्र में क्या हुआ कि 26 दिसंबर 1530 को आगरा में, अब याद रखिएगा कि बाबर का मृत्यु कहाँ हुआ है? आगरा में। कब हुआ है? 26 दिसंबर 1530 को। अगला कहता है कि प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के, है ना, आराम बाग, कहां पर? आराम बाग में दफनाया गया। बाद में काबुल में उसके द्वारा, है ना, उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। बाबर की मातृभाषा तुर्की थी, लेकिन वह अरबी और फारसी का भी अच्छा ज्ञाता था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की में रचना की है, जिसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खाना
ने किया। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजना और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। देखिएगा उसके बाद क्या कहता है कि अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे, मतलब बाग से बागीचा चारों तरफ से वो क्या करते थे, घिरा हुआ रहता था। कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार आहते से स्थित थे। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे। मतलब क्या होता था कि बीच में नहर फैलाते थे और चारों तरफ से घिरा होने के कारण इनको 4 बाग कहा जाता था। अब 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत कौन किए थे? अकबर के समय हुई। कब हुई है? अकबर के समय। बाबर को मुबैयान क्या कहता है? मुबैयान नामक पद्य शैली का भी जन्मदाता माना जाता है। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला और अहरार का अनुयायी था। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। हम लोग जानते हैं कि हुमायूं का 4 बेटा था, लेकिन उसमें से हमारा जो बड़ा बेटा था हुमायूं, उनको अगला उत्तराधिकारी मिला था। अब हम लोग पढ़ेंगे हुमायूं के बारे में। तो याद रखिएगा कि बाबर, सबसे पहले बाबर आया और बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं मुगल साम्राज्य का क्या होगा? अगला शासक होगा। इसके बाद फिर हम लोग हुमायूं के बाद को पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब हुमायूं के बारे में। देखेंगे हुमायूं का शासनकाल 1530 से 1556 रहा। नसरुद्दीन हुमायूं, इनका पूरा नाम है नसरुद्दीन हुमायूं, 29 दिसंबर 1530 को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठे। तो कितने उम्र में? 23 साल में। ठीक है। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदख्शा बख्शा का सूबेदार था। कहाँ के थे? तो बदख्शा का सूबेदार थे। अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। इसने कामरान को काबुल, है ना, देखिए अपने 4 भाइयों को, जो 4 भाई थे, चारों भाइयों को क्या कर दिए थे? बांट दिए थे। अब काबुल, ठीक है, कामरान को काबुल और कंधार दे दिया गया। मिर्जा अस्करी को संभल, मिर्जा हिंदाल को अलवर मेवाड़ और जागीरें दे दी। अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को हुमायूं ने बदख्शा प्रदेश को दे दिया, जहां वो पहले साम्राज्य अपना चलाते थे। अगला पॉइंट कहता है कि 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना की। याद रखिएगा कब? 1533 ईस्वी में। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 में शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में शेर खां विजयी रहा और इसी युद्ध के बाद शेर खां ने शेर शाह की पदवी ग्रहण कर ली। अगला पॉइंट कहता है कि बिलग्राम या फिर कन्नौज युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ। शेर खां ने आसानी से आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लिया। बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया और जहां उसने 15 वर्ष तक घुमक्कड़ों जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया। निर्वासन के समय हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवासी सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानू बेगम से 29 अगस्त 1541 को निकाह यानी कि शादी किए। अब कालांतर में हमीदा से ही अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ। यानी कि जो हुमायूं की पत्नी कौन थी? हमीदा। तो हमीदा से ही क्या हुए थे? अकबर जन्म लिए थे। अगला पॉइंट कहता है कि 1555 में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा। हुमायूं लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध का क्रम है। देखिए हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध कौन कौन है? पहला है देवरा जो कि 1531 में लड़े, चौसा 1539 में, बिलग्राम 1540 में, सरहिंद युद्ध 1555। आप इसको क्या करेंगे कि सीक्वेंस में याद करिए। सबसे पहले 1531 में कौन सा युद्ध हुआ? देवरा। फिर दूसरे नंबर पर चौसा 1539 में, फिर 1540 में बिलग्राम और फिर सरहिंद का युद्ध हुआ 1555। अगला पॉइंट कहता है कि 1 जनवरी 1556 को दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। तो याद रखिएगा ये अपने ही पुस्तकालय बनाया हुआ है ना, वहां पर जो सीढ़ी बनाया हुआ था
लकड़ी का, उसी से क्या हुआ, लुढ़कते लुढ़कते गिर गए थे। अगला पॉइंट देखिएगा, कहता है कि हुमायूं के बारे में इतिहासकार है ना लेन पुल ने कहा है कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी अपने गिरते पड़ते चलता रहा था। क्योंकि देखिए हुमायूं का सबसे बड़ा गलती क्या था कि बाबर के 4 पुत्र थे, है ना, यानी कि हुमायूं के 4 भाइयों में अपना संपत्ति का बंटवारा। हम लोग जानते हैं कि जब संपत्ति का बंटवारा होता है तो कहीं न कहीं कमजोर हो जाता है। अब एक जगह संपत्ति रहता है, एक जगह है ना एकता बना के रहते हैं, तो उन पर कोई आक्रमण नहीं कर पाता, क्योंकि उनका जीवन जब बांट दिए तो बांटने के बाद सब अपना साम्राज्य को चलाने में व्यस्त रहे। तो ऐसे में क्या हुआ कि अनदर जो दूसरे राज्य के साम्राज्य के लोग हैं इन पर आक्रमण करते थे और लूटपाट करते थे, है ना। इसलिए इन्होंने क्या कहा कि इनका जीवन गिरते पड़ते रहा, है ना, और लास्ट में मरे भी तो कैसे, गिरते पड़ते। अगला पॉइंट कहता है हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की है। याद रखिएगा कि हुमायूं नामा की रचना, ये बार बार सवाल पूछा जाता है, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है ये, एकदम आएगा ही पेपर में, याद रखिएगा। हुमायूं नामा की रचना कौन किए हैं, गुलबदन बेगम ने। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए इसने सप्ताह के 7 दिन तक 7 रंग कपड़े पहनने के नियम भी बनाए थे। देखिए अभी तक हम लोग ने हुमायूं को देखा है, इसके बाद फिर हम लोग आगे का जिक्र करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब हम लोग क्या करते हैं, ज्योग्राफी को देखते हैं। तो ज्योग्राफी में हम लोग का आज का टॉपिक क्या है, भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, है ना। तो यहाँ पर लिस्टिंग किया हुआ है, ये सब नदी घाटी परियोजना को हम लोग देखेंगे। सबसे पहला हमारा भाखड़ नागला परियोजना जो कि सतलज नदी पर है, और ये लाभान्वित राज्य कौन कौन सा राज्य लाभान्वित होते हैं, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। ब्यास परियोजना में देखेंगे, ब्यास नदी पर बनाया गया है, तो इसका लाभान्वित देखेंगे तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। दामोदर नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी पर है, और ये है ना लाभान्वित कौन कौन सा राज्य होते हैं, तो झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। अगला कहता है हीराकुंड बांध परियोजना, ये महानदी पर है, और ये उड़ीसा इस पर क्या किए हुए, लाभान्वित होते हैं, मतलब इनका फायदा लेते हैं। चंबल परियोजना चंबल नदी पर है, और इनका फायदा लेने वाले राज्य कौन है, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश। अगला हमारा तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर है, और तेलंगाना और कर्नाटक पर क्या करते हैं, ये राज्य लाभान्वित होते हैं। मयूराक्षी परियोजना देखेंगे तो मयूराक्षी नदी पर है, और ये हिमाचल ने पश्चिम बंगाल पर। अगला पॉइंट कहता है नागार्जुन सागर परियोजना जो कृष्णा नदी पर है, फायदा लेने वाले, लाभ लेने वाले कौन से राज्य हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। कोसी परियोजना कोसी नदी पर है, और ये कौन 2 राज्य हैं, बिहार और नेपाल का, दोनों का ये लाभान्वित होते हैं। गंडक नदी परियोजना गंडक नदी पर है, और बिहार नेपाल इनका फायदा लेते हैं। फरक्का परियोजना गंगा भागीरथी पश्चिम बंगाल पर है। अब काकड़ा पारा परियोजना ताप्ती नदी पर है, ये गुजरात लाभान्वित है। तवा परियोजना तवा नदी पर है, मध्य प्रदेश लाभान्वित है। नागपुर शक्तिगिरिया परियोजना कोराडी नदी पर है, यह महाराष्ट्र इनका फायदा लेते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज नदी पर है, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, ये तीनों का एक परियोजना है सतलज नदी। अगले पॉइंट पर कहता है कि उकाई परियोजना जो ताप्ती नदी पर है, जो कि गुजरात इनका बेनिफिट लेते हैं। पोचमदा परियोजना गोदावरी नदी पर है, कर्नाटक इनका बेनिफिट उठाते हैं। मालप्रभा परियोजना मालप्रभा नदी पर है, और ये कर्नाटक इनका लाभान्वित लेते हैं। अगले पॉइंट पर देखेंगे तो 19 नंबर में कहता है महानदी डेल्टा परियोजना जो महानदी पर है, उड़ीसा। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है, उत्तर प्रदेश। कुंडा परियोजना कुंडा नदी पर है, तमिलनाडु। दुर्गा बैराज परियोजना दामोदर नदी पर है, पश्चिम बंगाल और झारखंड। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है, केरल इनका लाभान्वित होते हैं। टिहरी बांध जो भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड। माता टीला परियोजना बेतवा नदी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। कोयना परियोजना कोयना नदी पर है, और महाराष्ट्र इनका बेनिफिट लेते हैं। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश। अब आगे देखिएगा, कहता है कि ऊपरी कृष्णा परी यानी कि कृष्णा नदी पर है, कर्नाटक, यानी कि अल्मेटी बांध। घाट प्रभा परियोजना घाट प्रभा नदी पर है, कर्नाटक। धीमा परियोजना पवना नदी पर है, महाराष्ट्र। भादरा परियोजना भादरा नदी पर है, कर्नाटक। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर, महाराष्ट्र।
देखिएगा इसके बाद हमारा है रंजीत सागर बांध परियोजना जो कि रावी नदी पर है, पंजाब बेनिफिट लेते हैं। हिंडकल परियोजना घाट प्रभा कर्नाटक। सतलज परियोजना चिनाब जम्मू कश्मीर। नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी हिमाचल प्रदेश। पनामा परियोजना पनामा नदी गुजरात। कोल डैम परियोजना सतलज नदी हिमाचल प्रदेश। कांग सावती परियोजना पश्चिम बंगाल। प्रारंभिक कुलम अलियार परियोजना तमिलनाडु एवं केरल। ये 8 छोटी नदियों के मिलने से बना है पाराभिंकुलम। अगला देखिएगा 41 नंबर में कहता है कि मुचकुंड परियोजना, याद रखिएगा मुचकुंड परियोजना मुचकुंड नदी पर है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। गिरना परियोजना गिरना नदी पर है, महाराष्ट्र। शारदा परियोजना शारदा गोमती उत्तर प्रदेश। पूर्णा परियोजना पूर्णा नदी पर महाराष्ट्र। बारगी परियोजना बारगी नदी पर मध्य प्रदेश। हंसदेव बंगो परियोजना हंसदेव नदी पर छत्तीसगढ़। देखिएगा और भी बचा हुआ है 47 में कहता है दंडकारण्य परियोजना जो कि उड़ीसा और मध्य प्रदेश लाभान्वित राज्य हैं। सारावती परियोजना सारावती नदी कर्नाटक। पंचायत बांध दामोदर झारखंड और पश्चिम बंगाल। गंगा सागर परियोजना मध्य प्रदेश चंबल नदी पर है। बाण सागर परियोजना सोन बिहार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। ये तीनों राज्य क्या है लाभान्वित होते हैं इस परियोजना से। नर्मदा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश और गुजरात पर। राणा प्रताप सागर परियोजना जो चंबल पर है, यह राजस्थान राज्य क्या करते हैं इन परियोजना से लाभान्वित होते हैं। अगला देखेंगे जवाहर सागर परियोजना जो कि चंबल नदी पर है, यह राजस्थान। सरहिंद नहर परियोजना सतलज नदी हरियाणा। तुलबुल परियोजना झेलम नदी जम्मू कश्मीर। कहता है तुलहस्ती परियोजना जो चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर। तिलैया परियोजना बराकर नदी, ये झारखंड इनका फायदा उठाते हैं। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी गुजरात मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और तथा राजस्थान इन पे लाभान्वित होते हैं। बगली हार परियोजना चिनाब नदी जम्मू कश्मीर और के आगे कहता है कंडना बांध माही गुजरात पर है। इंदिरा गांधी यानी इंदिरा सागर बांध परियोजना जो नर्मदा नदी पर है, ये क्या करते हैं मध्य प्रदेश इसका लाभान्वित लेते हैं। अब यहाँ पर नोट में देखा है भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है, याद रखिएगा। अब देखिएगा हम लोग का अगला टॉपिक है नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर। अब कौन सा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है उसको हम लोग देखते हैं। अब देखिएगा पहला हमारा आगरा जो है यमुना नदी के किनारे है। बद्रीनाथ अलकनंदा इलाहाबाद गंगा यमुना दिल्ली यमुना नदी के किनारे। फिरोजपुर सतलज नदी किनारे। हरिद्वार गंगा नदी किनारे। कानपुर गंगा नदी किनारे। कुर्नल तुंगभद्रा नदी के किनारे। आगे देखेंगे कहता है सोकावा घाट ब्रह्मपुत्र नदी के। कन्नौज गंगा नदी। श्रीनगर झेलम नदी किनारे। सूरत ताप्ती नदी किनारे। हैदराबाद मूसी नदी किनारे। मथुरा यमुना नदी किनारे। जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी किनारे। अहमदाबाद साबरमती किनारे। अगला कहता है पंढरपुर भीमा नदी के किनारे। इसके अलावा कहता है बरेली बरेली जो है रामगंगा नदी किनारे बसा हुआ है। जगदलपुर इंद्रावती नदी के किनारे और गोरखपुर राप्ती या फिर ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर और है अयोध्या देखिएगा तो किस नदी के किनारे बसा हुआ है तो सरयू नदी के किनारे। कोलकाता हुगली नदी के किनारे। लखनऊ गोमती नदी। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी। जबलपुर नर्मदा नदी। कोटा है ना चंबल नदी। कटक महानदी। नासिक गोदावरी। इसके अलावा आप देखेंगे संबलपुर महानदी किनारे। श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी। जौनपुर गोमती नदी। ओरछा बेतवा नदी। उज्जैन क्षिप्रा नदी। वाराणसी गंगा नदी। लुधियाना सतलज नदी। अब यहाँ से कोई भी सवाल को क्या कर सकता है बना सकता है, तो क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन जो आप देखेंगे कि नदी किनारे से कोई ना कोई शहर के नाम पूछा ही जाता है। अब झारखंड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो जाएगा बताएगा कि बोलेगा भाई जमशेदपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो बताइए जमशेदपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे देखिएगा विजयवाड़ा कृष्णा नदी। तिरुचिपल्ली कावेरी नदी। बैतूल ताप्ती नदी। तो ये थे हमारा कुछ नदी के किनारे बसे हुए शहर। अब देखिए हम लोग यहाँ पर
ज्योग्राफी पर हम लोग देख लिए, 2 टॉपिक हम लोग कवर किए। अब हम लोग क्या करेंगे कि पॉलिटी को कवर करेंगे, और पॉलिटी का आज हम लोग का 17वां टॉपिक है, वो हमारा है केंद्र राज्य संबंध, यानी केंद्र और राज्य के बीच में क्या क्या संबंध होते हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट कहता है कि भारत में केंद्र राज्य संबंध संघवाद की ओर उन्मुख है। जो संघवाद, इस प्रणाली को कनाडा के संविधान से लिया गया है। यानी कि अब देखिएगा कि राज्य में राज्य सरकार काम करता है, केंद्र में केंद्र सरकार करता है। अब देखिए राज्य और केंद्र दोनों एक साथ करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं समवर्ती सूची। अब कहता है कि तो ये प्रणाली कहां से लिया गया है, कनाडा संविधान से लिया गया है। अगला पॉइंट देखेंगे, भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्य के मध्य विधायी प्रशासनिक, अब देखिए कहां कहां कौन सा काम हो सकता है। पहला, विधायी शक्ति, प्रशासनिक, वित्तीय शक्तियों का विभाजन किया गया है, लेकिन न्यायपालिका का विभाजन की परिधि से बाहर रखा गया है। मतलब न्याय करने का अधिकार दोनों को नहीं है, केवल और केवल केंद्र सरकार को है। अगला पॉइंट कहता है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य की शक्तियों के बंटवारे से संबंधित 3 सूची दी गई है। पहला संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। अब आपको बताना है कि संघ सूची हमारा क्या होता है कि केंद्र सरकार का कानून बनाती है, और राज्य सूची में क्या होता है कि ऐसे कुछ मामले होते हैं जो केवल राज्य सरकार अपना कानून या फिर नियम बनाते हैं, और समवर्ती सूची जो दोनों मिलकर बनाते हैं उसको बोलते हैं समवर्ती सूची। अब देखेंगे, कहता है कि औपचारिक रूप में, है ना, और कानूनी दृष्टि से इन सूचियों के विषय की संख्या वही बनी हुई है जो मूल संविधान में थी। अब नोट में देखिएगा, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लेखित योजना पर आधारित है। अब पूछ सकता है कि हम लोग भारत यानी केंद्र और राज्य का बंटवारा किया गया है वो किस अधिनियम से किया गया है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में यह उल्लेखित है। अब आप देखिए कि संघ सूची क्या है, तो संघ सूची उन विषयों पर शामिल किया गया है जो राष्ट्रीय महत्व के और जिन पर कानून बनाने का एकमात्र केंद्रीय विधायिका अर्थात संसद को है। इस सूची में इस समय कुल 100 विषय हैं। अभी देखेंगे वर्तमान में कितने विषय हैं, 100, मूलतः 97, जिनमें प्रमुख हैं रक्षा, विदेशी मामले, युद्ध, अंतरराष्ट्रीय संधि, अनुशक्ति यानी कि बीमा शुल्क, जनगणना, विदेशी ऋण, डाक एवं तार प्रसारण, टेलीफोन, विदेशी व्यापार, रेल, वायु एवं जल परिवहन आदि आते हैं संघ सूची में। अब देखिएगा राज्य सूची हमारा क्या है, तो राज्य सूची का क्या है कि इसमें उन विषयों को शामिल किया गया है जो स्थानीय महत्व के हैं तथा जिन पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार राज्य विधानमंडल को है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में संसद भी कानून बना सकती है। इस सूची में शामिल विषयों की संख्या इस समय 61 है, मूलतः 66 है, जिनमें प्रमुख हैं लोक सेवा, कृषि, कारागार, भू राजस्व, लोक व्यवस्था, पुलिस, लोक स्वास्थ्य, स्थानीय शासन, क्रय विक्रय एवं सिंचाई आदि। यानी कि राज्य अपने ये सब विषय में क्या है, कानून बना सकते हैं। जैसे कि अभी देखेंगे झारखंड में मैया सम्मान योजना चल रही है, तो मैया सम्मान योजना केवल और केवल झारखंड में चल रही है। ये इसका अपना नियम है कि हम क्या करेंगे कि 18 से, है ना, 50 साल तक की महिलाओं को हम योगदान राशि के रूप में 2500 रुपया देंगे हर महीना, जो कि ट्रांसफर हो ही रहा है। अब जो इनका नया नहीं बना है उनका नया बनाने में भी थोड़ा सा दिक्कत परेशानी हो रही है, लेकिन जिनका एक बार पैसा आ चुका है वो लगातार पैसा आ ही रहा है। चलिए अब हम लोग देखते हैं समवर्ती सूची को। अब देखिएगा समवर्ती सूची क्या है, इसमें शामिल विषयों पर संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों क्या करते हैं, कानून बनाया जा सकता है या दोनों मिलकर बना सकते हैं। यदि दोनों कानून के विरोध हैं तो संसद द्वारा निर्मित कानून लागू होगा। इसमें इस समय 52 विषय पर हैं, तो टोटल 47 विषय ऐसे मूलतः देखेंगे। इनमें प्रमुख है राष्ट्रीय जलमार्ग, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र, कारखाना, शिक्षा, आर्थिक तथा सामाजिक योजना। अब यहाँ से सवाल कैसे पूछेगा, बोलेगा कि शिक्षा जो है हमारा किस सूची में आता है, राज्य सूची में, संघ सूची में, समवर्ती सूची में, इनमें से कोई नहीं। तो आप ध्यान रखिएगा कि शिक्षा जो भी होता है, जिस शिक्षा पर कोई कानून बनता है तो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, तो शिक्षा हमारा कौन सा में हो जाएगा,
समवर्ती सूची में। अगले पॉइंट पर हम लोग चलेंगे तो कहता क्या है कि संविधान के 42वें संशोधन 1976 के द्वारा वन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, बाट और माप, जानवर तथा पक्षियों सुरक्षा आदि विषय को समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया है। अवशिष्ट विधायी शक्तियां जिन विषयों को संघ सूची में, राज्य सूची में और समवर्ती सूची में नहीं शामिल किया गया है, उन पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद प्रदान किया गया है। अगला देखिए, यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है, कहता है कि अब भी अंतिम प्रविष्ट की संख्या 97 है, लेकिन कुल संख्या 100 है। प्रविष्ट संख्या 2 क, 92 क और 92 ख जोड़ा गया है। प्रविष्ट 33 को हटाया गया है। अब भी अंतिम प्रविष्ट 66 है। प्रविष्टि संख्या 11, 19 और 20, 29 और 36 को हटा दिया गया है। अब भी अंतिम प्रविष्ट संख्या 47 है, लेकिन इसमें कुल संख्या 52 है। प्रविष्टि 11 क, 17 क और 17 ख और 20 क, 33 का जोड़ा गया है। ये सब क्या है कि समवर्ती सूची में जोड़ा गया है कुछ मामले को। अब कहता है राज्य सूची विषयों पर कानून बनाने की संसद की शक्ति है। संविधान के अनुच्छेद 249 कितना बता रहा है, आर्टिकल 249 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि राज्यसभा अपने उपस्थिति या फिर उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह पारित कर दे, राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाए, तो संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। संसद द्वारा इस प्रकार बनाया गया कानून 1 वर्ष के लिए परिवर्तनीय होता है, लेकिन राज्यसभा द्वारा पारित कर इसे बार बार कई वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। जैसे आरक्षण, अब आरक्षण देखेंगे कि एक बार आजादी के बाद दिया गया था 10 साल के लिए, लेकिन अब देखिएगा कि हर 10 साल में क्या होता है कि आरक्षण को बढ़ा दिया जाता है। आगे देखिए, अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है कि राष्ट्रीय आपात है ना, राष्ट्रपति शासन के समय भी संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार होता है। राज्यों के सहमति से भी संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद 253 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौता को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। संघ प्रमुख राजस्व स्रोत, अब कहाँ से राजस्व की स्रोत है, तो निगम कर पैसा आएगा, सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क, कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क, विदेशी ऋण, रेल, रिजर्व बैंक, शेयर बाजार, ये सब क्या होता है कि इनका पैसा आता है। इनका संघ के प्रमुख राजस्व कहाँ से आएंगे, तो सीमा शुल्क, जो आप जाते हैं एक सीमा से दूसरे सीमा तक प्रवेश करते हैं तो वहां पर जो टैक्स लगता है वो भी हमारा टोल टैक्स हो गया, चाहे अनदर टैक्स, सीमा शुल्क हो गया, निर्यात शुल्क हो गया। कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर जितने भी आते हैं वो हमारा संघ सूची के अंतर्गत आता है। अगला देखिए, कहता है कि राज्य के प्रमुख राजस्व स्रोत, अब व्यक्ति कर है, कृषि है, भूमि कर है, संपदा शुल्क है, भूमि एवं भवनों पर कर है, पशुओं तथा नौकायान पर कर है, विक्रय कर है, वाहन पर चुंगी है। ये सब किसका है, राज्य सरकार अपना टैक्स वसूल सकती है। आगे कहता है कि अनुच्छेद 253 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौता को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। अब यहाँ पर देखिए संघ के है हमारा, जो यहाँ पर देखिए संघ सूची के यानी कि संघ के प्रमुख राजस्व स्रोत क्या है, निगम कर है, सीमा शुल्क है, निर्यात शुल्क हो गया, कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति संपदा। इसके अलावा राज्य सरकार का स्रोत को हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं कि केंद्र और राज्य मध्य विवाद को सुलझाने के लिए मुख्यतः 4 आयोग गठित किए गए हैं, जो इस प्रकार है: प्रशासनिक सुधार आयोग, राजमन्नार आयोग, भगवान सहाय समिति और सरकारियां आयोग। सरकारियां आयोग 1983 जो है केंद्र सरकार के उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश RS सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों पर एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया है। अगला कहता है बी शिवरामन, क्या नाम है, बी शिवरामन और MR सेन आयोग के 2 अन्य सदस्य थे। आयोग से कहा गया है कि
वह केंद्र और राज्य सरकार के बीच सभी व्यवस्थाओं और कार्य पद्धतियों का परीक्षण करे और इस संबंध में उचित परिवर्तन और प्रामाणिक सिफारिशें प्रदान करे। इसे अपने काम को पूरा करने के लिए 1 वर्ष का समय दिया गया है। तथापि इसका कार्यालय 4 बार बढ़ाना पड़ा है। रिपोर्ट अंतिम अक्टूबर 1987 ईस्वी में पेश की गई और इसका सार आधिकारिक तौर पर जनवरी 1988 में जारी किया गया। आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों की सुधार की दिशा में 247 सिफारिशें प्रस्तुत की गई है। अब देखिएगा पुंछी आयोग क्या है। तो पुंछी आयोग अप्रैल 2007 में केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। इस आयोग के अन्य 4 सदस्य थे जो हमारा है धीरेन्द्र सिंह, विनोद कुमार, प्रो NR माधव मेनन, डॉक्टर अमरेश बागची। फरवरी 2008 ईस्वी में डॉक्टर बागची के निधन के पश्चात विजय शंकर को आयोग के एक सदस्य के रूप में अक्टूबर 2008 में नियुक्त किया गया। इस आयोग का गठन इसलिए किया गया था कि 1 दशक यानी कि 2 दशक पहले गठित सरकारियां आयोग के बाद बदलते राजनीतिक एवं आर्थिक परिदृश्य के कारण काफी परिवर्तन हो चुके हैं। अतः नए परिस्थितियों में केंद्र राज्य संबंध का पुनः आकलन किया जाना आवश्यक है। देखिएगा केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े कुछ प्रमुख अनुच्छेद हैं, इसको याद कर लीजिएगा। अनुच्छेद 247 क्या कहता है, कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने का संसद की शक्ति है। 249 कहता है कि राष्ट्र हित में राज्य सूची में संबंधित किसी मामले में संसद की कानून बनाने की शक्ति है। 250 कहता है कि राज्य सूची के किसी विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद कानून बनाने का शक्ति है। कोई आपातकाल हो जाएगा और उस दौरान कोई कानून बनाना है तो वो केवल और केवल केंद्र सरकार बनाएगी। केंद्र सरकार बनाने के साथ यहाँ पर 250 में राज्य सूची में किसी विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद के कानून बनाने की शक्ति है। 252 में कहता है 2 या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति पश्चात संसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति तथा किसी अन्य राज्य द्वारा इस विधान को अंगीकार करना। 253 में संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ की गई किसी संधि, करार या अभिसमय अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगम या अन्य निकाय में किए गए किसी विनिश्चय के कार्यान्वयन के लिए भारत संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए विधि बनाने की शक्ति है, जो कि हमारा 253 में दिया गया है। अगला पॉइंट देखेंगे, अगला आर्टिकल जो है हमारा 257, ये कहता है कि कुछ मामलों में संघ का राज्य के ऊपर नियंत्रण है। 262 में अंतर्राज्यीय नदियों अथवा नदी घाटियों के पानी से संबंधित विवाद के संबंध में न्याय निर्णयन यानी 262 में दिया गया है। 268 में क्या कहता है, संघ द्वारा आरोपित किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित एवं उपयोग किए गए कर। 268 ए संघ द्वारा आरोपित तथा राज्यों द्वारा संग्रहित उपयोग किया गया सेवा कर। 269 में कहता है केंद्र द्वारा लगाए गए संग्रहित किए गए किंतु राज्यों को दिए जाने वाले कर। 270 में कहता है कि केंद्र एवं राज्य के बीच लगाए गए कर संघ एवं राज्यों के बीच वितरण। अगला हमारा कहता है 275 कुछ राज्यों में संघ के अनुदान है। 283 में संचित निधियां, आकस्मिक निधियों तथा लोक सेवा आयोग जमा धनराशि की अभिरक्षा। 286 में दिया गया है वस्तुओं एवं बिक्री अथवा खरीद और करारोपण प्रतिबंध। 287 में बिजली पर करों में छूट देने का अधिकार दिया गया है 287 में। 289 में देखेंगे किसी राज्य की संपत्ति आय का संज्ञेय करारोपण में छूट। 290 में कहता है कुछ व्यय और पेंशनों के संबंध में समायोजन। 292 में भारत सरकार द्वारा लिए गए उधार। 293 में राज्यों द्वारा लिया गया उधार। इतने आर्टिकल जो संबंधित थे। अब हम लोग क्या करते हैं कि पॉलिटी का टॉपिक हम लोग को समाप्त हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे साइंस का टॉपिक। ठीक है, अब हम लोग साइंस का टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं।
देखिएगा, आज हम लोग का साइंस का टॉपिक है इंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि अंतःस्रावी तंत्र। अब अंतःस्रावी तंत्र में हमारा पहला है बहिस्रावी ग्रंथियां, एक्सोक्राइन ग्लैंड। यह नलिका युक्त डक्ट ग्लैंड होती है। इससे क्या होता है कि इंजाइम का स्राव होता है, जैसे दुग्ध ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, है ना, अश्रु ग्रंथि और श्लेष्म ग्रंथि, लार ग्रंथि। ये सब क्या है? बहिर्स्रावी ग्रंथि हैं, जो कि क्या करते हैं? संवेदी ग्रंथि हो गया, अश्रु ग्रंथि हो गया, श्लेष्म ग्रंथि हो गया, लार ग्रंथि हो गया। इसके अलावा हमारा अंतःस्रावी ग्रंथियां इंडोक्राइन ग्लैंड, यह नलिका विहीन डक्टलेस ग्रंथि होती है। इसमें हार्मोन का स्राव होता है। यह हार्मोन रक्त प्लाज्मा के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है, जैसे पीयूष ग्रंथि हो गया, ऑटू ग्रंथि हो गया, जिसको हम लोग थायराइड ग्रंथि कहते हैं, परा ऑटू ग्रंथि हो गया, पारा थायराइड ग्लैंड हो गया। तो हम लोग देखेंगे कि ग्लैंड हमारा दो तरह से होता है। एक तो होता है कि एक्सोक्राइन, इसमें नलिका होता है। जैसे आप मान लीजिए कि गाय का दूध आता है, तो दूध आने का मतलब क्या है? वो हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड है। इसके अलावा देखेंगे श्वेत ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, पसीना आना, लार ग्रंथि, लार का बनना, ये सब क्या सीमा आएंगे? बहिर्स्रावी ग्रंथियों में आएंगे। और अंतःस्रावी ग्रंथि में क्या कहता है कि नलिका विहीन होता है, जैसे हार्मोन का निकलना, यहाँ पर कोई उसमें नलिका नहीं होती है। पीयूष ग्रंथि, ऑटू ग्रंथि, ये सब क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। आगे बढ़ते हैं। अब कहता है कि मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथि, उनमें उनसे उत्पन्न हार्मोन के कार्य एवं प्रभाव। अब देखिए, पीयूष ग्रंथि जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से हमें क्या निकलती है? हार्मोन है पिट्यूटरी ग्लैंड से। यह कपाल की स्पेनाइड हड्डी में एक गड्ढे में स्थित होती है। इसको सेल टर्सिका, है ना, कहते हैं। इसका भार लगभग 0.6 ग्राम होता है। इसे मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है। अब आगे देखिए, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन और उनके कार्य। तो पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है एसटीएच हार्मोन, है ना। यह क्या कहता है कि यह शरीर की वृद्धि, यानी कि पीयूष ग्रंथि से हमारा एक ग्रोथ हार्मोन निकलता है, जिसको कहते हैं सोमाटोट्रोपिक हार्मोन, एसटीएच। ये क्या करता है कि विशेषता यह हड्डियों की वृद्धि का नियंत्रण करती है। एसटीएच की अधिकता से भीम कायत्व, यानी कि लिगांटिज्म, यानी कि वृद्धि वाला, यानी लंबापन का बीमारी हो जाएगा, ज्यादा निकलने लगेगा तब। और एक्रोमिगली जो हमारा है विकार उत्पन्न हो जाती है, जिससे मनुष्य की लंबाई सामान्य से बहुत अधिक बढ़ जाती है। और एसटीएच की कमी से मनुष्य की बौनापन होता है। यानी कि देखिए, पीयूष ग्रंथि में हमारा एसटीएच हार्मोन ज्यादा निकलने लगेगा, तो उससे क्या होगा कि लंबापन का बीमारी आ जाएगा, और यदि कम निकलेगा तो आप बौनापन हो जाएंगे। यानी कि एक बैलेंस में आपका निकलना चाहिए। अगला देखेंगे, कहता है कि टीएचएस हार्मोन जो है, यह एक थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। अगला हमारा सी नंबर कहता है एसीटीएच हार्मोन जो है एड्रिनल कॉर्टेक्स के स्राव को नियंत्रित करता है। अगला है जीटीएच हार्मोन, यह जनन अंगों के कार्यों को नियंत्रण करता है। ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एफएसएच हार्मोन, जो कि हम लोग कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह वृषण की शुक्राणु जनन नलिकाओं में शुक्राणु जनन में सहायता करता है। यह अंडाशय में फॉलिकल की वृद्धि में भी मदद करती है। अगला हमारा कहता है एलएच हार्मोन, अंतराल कोशिका उत्तेजित हार्मोन। नर में इसका अभाव एवं अंतराली कोशिकाओं में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एवं मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। एलटीएच हार्मोन क्या है? ये दुग्धजनक हार्मोन है, लैक्टोजेनिक हार्मोन। अब इसका मुख्य कार्य है कि शिशुओं के लिए स्तन में दूध का स्रावन करना होता है। अब मान लीजिए इसका किसी का कमी हो जाएगा, तो बच्चा, है ना, जन्म लेने के बाद उनकी माँ का दूध होने में प्रॉब्लम होगा। अगला कहता है एडीएच हार्मोन, इसके कारण छोटी छोटी रक्त धमनियों का संकीर्ण होता है एवं रक्त दाब बढ़ जाता है। यह शरीर में जल संतुलन को बनाए रखने के लिए सहायक होता है। अब देखिए, हम लोग देखते हैं अगला ऑटू ग्रंथि। अब ये ऑटू ग्रंथि क्या है? थायराइड ग्लैंड, यह मनुष्य के गले में श्वास नलियों ट्रेकिया के दोनों और
लैरिंक्स के नीचे स्थित रहती है। इससे निकलने वाला हार्मोन थायरोक्सिन एवं ट्रायोथोनिन, इनमें से आयोडीन अधिक मात्रा में रहता है। अब देखिए थायरोक्सिन के क्या क्या कार्य हैं। तो थायरोक्सिन का कार्य क्या है? यह कोशिकीय श्वसन की गति को तीव्र करता है। यह शरीर की सामान्य वृद्धि, विशेषतया हड्डियों, बाल इत्यादि के विकास के लिए अनिवार्य है। जनन अंगों के सामान्य कार्य इन्हीं के सक्रियता एवं पर आधारित होती है। पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के साथ मिलकर शरीर में जल संतुलन का नियंत्रण करते हैं। अब देखिए थायरोक्सिन की कमी से होने वाला क्या क्या रोग है। क्या कहता है? पहला बीमारी है जड़ मानवता। यह रोग बच्चों में होता है। इसमें बच्चों को मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। कहता है मिक्सडमा, ये यौन अवस्था में होने वाले इस रोग में उपापचय भली भांति नहीं हो पाता, जिससे हृदय स्पंदन या रक्तचाप कम हो जाती है। अगला है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म लंबे समय तक इस हार्मोन की कमी के कारण इस रोग के कारण सामान्य जनन कार्य संभव नहीं हो पाता। कभी कभी इस रोग के कारण मनुष्य गूंगा और बहरा भी हो जा सकता है। अगला कहता है घेंगा। अब घेंगा होता है भोजन में आयोडीन की कमी के कारण यह रोग उत्पन्न हो जाता है। इस रोग में थायराइड ग्रंथि के आकार में बहुत वृद्धि हो जाती है। थायरोक्सिन के अधिक के होने से, यानी कि थायरोक्सिन अब जब अधिक हो जाएगा तो क्या बीमारी पकड़ेगा? तो टॉक्सिक ग्वाइटर। इससे हृदय गति तीव्र हो जाता है और रक्तचाप बढ़ जाता है। श्वसन दर तीव्र हो जाती है। अगला कहता है एक्सोथैलेमिया। इस रोग में आंख फूलकर नेत्र कोटर से बाहर निकल आती है। अब अगला ग्रंथि हमारा है पारा आउटू ग्रंथि। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिएगा कहता है कि पारा ऑटो ग्रंथि क्या है? यह गला में ऑटो ग्रंथि यानी कि थायराइड ग्लैंड के ठीक पीछे स्थित होता है। इससे दो हार्मोन स्रावित होते हैं। पहला पैराथायरॉयड हार्मोन। यह हार्मोन तब स्रावित होता है जब रुधिर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। अगला कहता है कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन क्या है? जब रुधिर में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है तब यह हार्मोन मुक्त होता है, अर्थात पारा आउटू ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगला हमारा है थायमिन ग्रंथि। थायमिन ग्रंथि क्या है? अब थाइमस या फिर थायमिन ग्रंथि यानी थाइमस ग्रंथि, यह अंतःस्रावी ग्रंथि वक्षीय गुहा, थ्रोसिस कैविटी में उरोस्थी, अस्टर्नम के पीछे श्वास प्रणाली, ट्रेकिया के विभाजन के स्तर को स्थिर एवं लिम्फोइड अंग है। इसमें दो खंड लॉब्स होते हैं जो संयोजी ऊतक की एक परत से आपस में जुड़े होते हैं। इससे बाहर की ओर कॉर्टेक्स होता है जिसमें अनगिनत संख्या में लिम्फोसाइट्स मौजूद होते हैं। आगे कहता है तथा अंदर में मेडुला होता है। मेडुला में लिम्फोसाइट्स की संख्या है ना कुछ कम रहती है एवं कोशिकाओं के गुच्छे, जिसे थाइमिक या फिर हैसल्स कोशिकाएं कहते हैं, भी रहते हैं। यह ग्रंथि उम्र के अनुसार अलग अलग आकार की होती है। जब तक बच्चे की उम्र 2 वर्ष की नहीं हो जाती तब तक यह बढ़ती रहती है और इसके बाद यह सिकुड़ती जाती है। इसलिए वयस्क होने पर यह सिर्फ तंतुमय अवशेष की अवस्था में पाई जाती है। थाइमस ग्रंथि से थाइमोसिन नामक पेप्टाइड हार्मोन का स्रावन होता है जो मुख्य रूप से टी कोशिका का निर्माण करती है। यह कोशिका शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने में खास भूमिका अदा करती है। यानी कि थाइमस ग्रंथि प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रकार या इस ग्रंथि से स्रावित होने वाले स्राव का प्रभाव जनन इंद्रियों के विकास एवं यौवन के आरंभ पर पड़ता है। हड्डियों के विकास होने तक उनके विकास पर नियंत्रण रखती है। अगला कहता है अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड। अब एड्रिनल ग्लैंड के बारे में देखेंगे तो कहता है यह वृक्क के ऊपर स्थित होती है। इसका मुख्य कार्य तनाव की स्थिति में हार्मोन निकलना। जब आप कभी टेंशन लेंगे तो यह हार्मोन ऑटोमेटिक सिक्रेशन होने लगेगा। अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को लडो या उडो यानी फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है। इस ग्रंथि में दो भाग होते हैं। पहला बाहरी भाग कॉर्टेक्स और दूसरा अंदरूनी भाग मेडुला कहा जाता है।
अगला पॉइंट कहता है कोर्टेक्स से निकलने वाला हार्मोन एवं कार्य। ग्लूकोटॉर्किस यानी कि ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा उपापचय को नियंत्रित करता है। मिनरल लोकोट्रोकियाड्स, इसका मुख्य कार्य वृक्क नलिकाओं द्वारा लवण के पुनः अवशोषण एवं शरीर में अन्य लवणों को मात्राओं का नियंत्रण करना है। अगला कहता है लिंग हार्मोन यानी कि सेक्स हार्मोन। यह हमारा बाह्य लिंगों, बालों के आने एवं प्रतिमान एवं यौन आचरण को नियंत्रित करता है। अगला कहता है कोर्टेक्स जीवन में नियतांत आवश्यक है। यदि यह शरीर में बिल्कुल निकाल दिया जाए तो मनुष्य केवल 1 या 2 सप्ताह ही जीवित रह सकेगा। इससे विकृति हो जाने पर उपापचयी प्रक्रमों में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। इस रोग को एडिसन रोग है ना, या एडिसन्स डिजीज कहते हैं। अब लास्ट हमारा है मेडुला। अब मेडुला को हम लोग देखते हैं। देखिएगा मेडुला क्या कहता है कि मेडुला द्वारा स्रावित हार्मोन एपिनेफ्रिन या फिर एड्रिनल एवं नॉरएपिनेफ्रिन या फिर नॉरएड्रिनिल दोनों एमिनो अम्ल हैं। इन्हें सम्मिलित रूप में कैटेकोलमिनस कहते हैं और एड्रिनिल एवं नॉरएड्रेनालिन किसी भी प्रकार के दबाव या आपातकालीन स्थिति में अधिकता में तेजी से स्रावित होते हैं। इसी कारण ये आपातकालीन हार्मोन या युद्ध हार्मोन या फ्लाइट हार्मोन कहलाते हैं। ये हार्मोन सक्रियता आंखों की पुतलियों का फैलाव, रोंगटे खड़े हो जाना या पसीना आदि को बढ़ाते हैं। दोनों हार्मोन हृदय की धड़कन, हृदय संकुचन की क्षमता और श्वसन दर को बढ़ाते हैं। इसके कारण रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। यह लिपिड एवं प्रोटीन विखंडन को प्रेरित करते हैं। अब अगला कहता है कि एप्रिनेफ्रिन जो है हृदय स्पंदन एकाएक रुक जाने पर उसे पुनः चालू करने में सहायक होता है। उत्तेजना के समय एड्रेनलिन हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है। क्रोध, भय, खतरे के समय सक्रिय होता है। यह हार्मोन स्तनधारियों में हृदय स्पंदन को वृद्धि करती है। देखिएगा हम लोग का बायोलॉजी का लास्ट टॉपिक हमारा क्या है कि जनन ग्रंथि। अब कहता है कि अंडाशय, ओवरी, इससे निम्न हार्मोन का स्राव होता है। एस्ट्रोजन, यह अंडवाहिनी ओविडक्ट से परिवर्धन को पूर्ण करता है। यह स्त्री यौन अभिलक्षणों को विकास के लिए उत्तरदायी होता है। दूसरा हमारा कहता है कि प्रोजेस्टेरोन यह कहता है कि एस्ट्रोजन से सहयोग कर स्तन वृद्धि करने में सहायक करता है। अगला कहता है रिलैक्सिन, जो गर्भ अवस्था में ये अंडाशय, गर्भाशय और अपरा में उपस्थित रहता है। यह हार्मोन फ्यूब्रिक सिम्फासिस और ये मुलायम करता है। ये क्या कहता है, प्यूबिक सिम्फासिस को मुलायम करता है। और यह गर्भाशय में ग्रीवा, यूटेरिन सर्विक्स को चौड़ा करता है ताकि बच्चा आसानी से पैदा हो सके। अब अगला हमारा कहता है वृषण यानी टेस्टिस, इससे निकलने वाले हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। यह पुरुष सोचित लैंगिक लक्षणों में परिवर्तन को एवं यौन आचरण को प्रेरित करता है। ये था हम लोग का टॉपिक। अब हम लोग का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, वो है हमारा करंट अफेयर। चलिए तो हम लोग देखते हैं कि हमारा है करंट अफेयर में आज हम लोग देखेंगे प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन जो कि 2025 और 2024 के बीच में हुआ है। तो पहला हमारा है 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जो कि 2025 में हुआ है। इसमें पहला पॉइंट कहता है कि आयोजन जो है भुवनेश्वर, कहाँ पर हुआ है, भुवनेश्वर उड़ीसा, 8 से 10 जनवरी 2024 को। इसको थोड़ा सा हम लोग जूमिंग कर लेते हैं। देखिएगा इसमें कहता है कि जो हमारा 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जो 2025 में हुआ, आयोजन कहाँ हुआ, पर उड़ीसा है ना, 8 से 10 जनवरी 2024 को। इस किसके द्वारा हुआ था, तो विदेश मंत्रालय द्वारा उड़ीसा सरकार के सहयोग से। मुख्य अतिथि हमारा क्रिस्टीन कार्ला कंगालू, त्रिनादद और टैबोको के राष्ट्रपति थे। अगला कहता है सम्मेलन का थीम क्या था, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। 9 जनवरी को प्रधानमंत्री ने पर्यटक ट्रेन प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस की पहली यात्रा शुरू किया जो दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन से रवाना हुई। अगला क्या कहता है कि 10 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 27 लोगों को प्रवासी
भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान किया। 17वां सम्मेलन जो है 2023 में हुआ इंदौर मध्य प्रदेश में। अगला हमारा है युवा प्रवासी भारतीय दिवस 2025। इसका आयोजन कहाँ हुआ? भुवनेश्वर उड़ीसा में 8 जनवरी 2025 को। किसके द्वारा? केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा। मुख्य अतिथि अमेरिकी पैसिफिक न्यूज़वीक और सीईओ डॉक्टर देव परगद के द्वारा। देखिएगा, पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 में आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली 5 से 6 नवंबर 2024 को। थीम क्या था? एशिया को सुदृढ़ करने में बौद्ध धर्म की भूमिका। 8वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 में आयोजन नई दिल्ली में 15 से 18 अक्टूबर 2024 को। विषय भविष्य अब है। अगला है सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2024। आयोजन कहाँ हुआ? ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में, जो कि 11 से 13 सितंबर 2024 को हुआ। विषय शॉपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। अगला हमारा है पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2024। आयोजन जो है लखनऊ उत्तर प्रदेश 4 से 5 सितंबर 2024 को। विषय था सशक्त एवं सुरक्षित भारत, सशस्त्र बलों की बदलाव। देखिए, इसके बाद हम लोग है 8वां धर्म स्तंभ सम्मेलन, जो कि 2024 में हुआ। आयोजन कहाँ हुआ? अहमदाबाद गुजरात। मुख्य अतिथि थे जगदीप धनखड़। विषय क्या था? धर्म परंपराओं में ब्रह्मांड विज्ञान। 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट जो है 2024 में हुआ। आयोजन हमारा मुंबई 28 से 30 अगस्त 2024 को हुआ। इसका थीम क्या था? ब्लू प्रिंट फॉर द नेक्स्ट डिडेक्ट ऑफ फाइनेंस। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन जो 2024 में हुआ। आयोजन कहाँ हुआ? भोपाल मध्य प्रदेश 30 से 31 जुलाई 2024 को। इसका विषय क्या था? अमृत काल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। देखिए, इसके बाद हमारा कहता है कि ई गवर्नेंस पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ 2024 में। आयोजन मुंबई महाराष्ट्र 3 से 4 सितंबर 2024 को हुआ। विषय क्या था? विकसित भारत, है ना, विकसित भारत सुरक्षित और सतत ई सेवाओं के वितरण हेतु। अगला हमारा है 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सप्रो 2024। आयोजन कहाँ हुआ? देहरादून उत्तराखंड में 12 से 15 दिसंबर 2024 को। विषय क्या थी? डिजिटल हेल्थ एंड आयुर्वेदा पर्सपेक्टिव के विषय में। अगला है हमारा भारत 6G 2024। आयोजन क्या हुआ? नई दिल्ली, जो 15 मई 2024 में हुआ। विषय क्या था? 5G एवं बियॉन्ड कनेक्टिविटी ऑफ अ डिजिटल वर्ल्ड के विषय में चर्चा हुई। अगला हमारा है 5वां राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में। आयोजन नई दिल्ली 5 से 6 मार्च 2024 को हुआ। विषय क्या था? युवा अभिव्यक्ति, राष्ट्र के परिवर्तन के लिए जुड़ाव और सशक्तिकरण। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 को हुआ। आयोजन हमारा नासिक महाराष्ट्र 12 से 16 जनवरी 2024 को हुआ। और थीम इसका था मेरा भारत विकसित और भारत @2047, युवा के लिए युवा द्वारा। अगला हमारा है 9वां भारत, है ना, 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024। आयोजन कहाँ हुआ? फरीदाबाद हरियाणा, जो कि 17 से 20 जनवरी 2024 को हुआ। थीम था अमृत काल में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सार्वजनिक लोक संपर्क। अगला हमारा कहता है कि जलवायु सम्मेलन 2024। आयोजन हमारा कहाँ हुआ? मुंबई 12 जनवरी 2024 को। थीम क्या था? भारत के लिए हरित परिवर्तन को डिकोड करना। देखिए, अगला हमारा है 9वां रायसीना डायलॉग 2024। आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली 21 से 23 फरवरी 2024 को। विषय क्या था? चतुरंगा, संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और सृजन। फिर कहता है विश्व पुस्तक मेला 2024 को लगा। विश्व पुस्तक मेला, अब बोलेगा कहाँ लगा? तो भाई आपका प्रगति मैदान नई दिल्ली में। और कब से कब तक था? 10 से 18 फरवरी तक 2024 में। अब अतिथि देश कौन आया था? तो सऊदी अरब। थीम क्या था? बहुभाषी भारत, एक जीवंत परंपरा। लास्ट देखेंगे तो हमारा कहता है विंग्स इंडिया, जो 2024 में आयोजित हुआ। यह क्या था? बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद 18 से 21 जनवरी 2024 को।
अब इसमें हमारा थीम क्या था, अमृत काल में भारत विश्व से जोड़ना। सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा पुरस्कार जो है कैंपे गोड्डा बेंगलुरु और इंदिरा गांधी को मिला। सर्वश्रेष्ठ कार्गो सेवा पुरस्कार स्काईवेज एयर सर्विसेज को मिला। तो अब हम लोग देखेंगे कि सभी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी है ना, और साइंस, और लास्ट में हम लोग करंट अफेयर को भी कवर किए। अब हम लोग टोटल जो इतना हम लोग डिस्कस यहाँ पर किए हैं, थ्योरी को समझे हैं, इसी का हम लोग नेक्स्ट वीडियो क्या करेंगे कि एमसीक्यू वाला लाएंगे, जो कि पीवाईक्यू क्वेश्चन रहेगा और आने लायक क्वेश्चन रहेगा। तो हमारा प्रैक्टिस सेट हमारा कितना रहेगा, सेट 19। इसको आप क्या करेंगे, 1 से 2 बार वीडियो को देखेंगे। इसके बाद हम लोग 1 से 2 दिन के बाद क्या करेंगे कि प्रैक्टिस सेट 19 लाएंगे, उसको आप वहां से टेस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, अब आप उसमें देखेंगे कि आपका कितना क्वेश्चन सही होता है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।